Hello everyone, welcome back to my channel Study with Rathi. In this video, we will discuss about scope of microbiology and profession related to microbiology. आज हम देखेंगे स्कोप क्या है माइक्रोबायोलॉजी में और प्रोफेशन क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी में। अब तक हमने बेसिक देखा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखा और हमने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज और फर्मेंटेशन भी देखा। आज हम देखेंगे स्कोप क्या है और प्रोफेशन क्या क्या हो सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए। आप सभी जानते होंगे माइक्रोब्स क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। माइक्रोब्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ इन काउंटलेस वे, बट लेकिन कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। जैसे कुछ माइक्रोब्स हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट लेकिन कुछ माइक्रोब्स हमें बेनिफिट भी दे सकते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज, बियर एंड वाइन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं प्रोडक्शन में, किसके? जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ चीज हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ वाइन हो रहा है और प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स में भी, विटामिन्स में भी, और हर चीज में हमारे माइक्रोब्स इसमें हमारे यूज होते हैं। माइक्रोब्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, N2 फिक्सेशन में, यही सब में। माइक्रोब्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन N2 फिक्सेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं यही कि हमारे क्या क्या स्कोप हो सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो आइए देखते हैं। स्कोप है हमारे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में हो सकता है, बायोरेमिडिएशंस में हो सकता है, फूड माइक्रोबायोलॉजी में, मेडिसिन में, वैक्सीन में और इम्यूनोलॉजी में। एक एक करके हम इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से क्या समझते हो आप? इसमें क्या स्कोप हो सकता है माइक्रोबायोलॉजी का? जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए हमारे, बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी, यही सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यही सब क्या करते हैं हमारे इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या हेल्प करेंगे हमारी जो मतलब भाई इन्वायरमेंट है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, कि क्लाइमेट में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। न्यूट्रिशन साइकिल में ये हमारी हेल्प करेंगे। सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में ये हमारी हेल्प करेंगे। क्लाइमेट चेंजेस से क्या क्या हो रहा है उसको हम मेंटेन करके रखें, तो वही सब किस में आता है? हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। समझ आया कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? नाइट्रोजन साइक्लिंग के बारे में, सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के बारे में, और हम इसमें स्टडी करते हैं क्लाइमेट इफेक्ट के बारे में। तो यही सब हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में कौन मेजर रोल प्ले करते हैं? वो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब की वजह से ही हम इसको मेंटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन से क्या समझते हो आप लोग? बायोरेमिडिएशंस में क्या होता है? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। बायोरेमिडिएशंस में क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होगा कंटेमिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स को नेचुरल प्रोसेस से हटाने के लिए। कंटेमिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स को नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हटाने के लिए, मतलब जो माइक्रोब्स होंगे वो यूज होंगे क्लीन अप करने के लिए पोल्यूटेंट्स को, टॉक्सिक वेस्ट को। एग्जांपल देती हूँ मैं इसमें, एक काफी फेमस एग्जांपल है इसका, सीडोमोनास पुटिडा। तो ये हमारा यूज हो रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में हो रहा है, फैक्ट्रीज में यूज होगा, ये होगा हमारा किस लिए? क्लीन अप करने के लिए पोल्यूटेंट्स को या कंटेमिनेंट्स को। तो माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू क्लीन अप पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिक वेस्ट। एग्जांपल है इसका सीडोमोनास पुटिडा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो फंगाई और एल्गी होंगे इसमें बायोरेमिडिएशन में, फंगाई और एल्गी क्या करेंगे? जो कंटामिनेंट्स होंगे उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर क्लीन अप करने में फिर वो हमारी मदद करते हैं। जैसे फंगाई और एल्गी जो होंगे कंटेमिनेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और क्लीन अप करने में मदद करते हैं। तो जो कंटामिनेट साइट्स है, जैसे हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए या केमिकल साइट्स होगी, तो उसको हमारी ये क्लीन अप करने में हेल्प करेगा, पोल्यूशन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कौन? बायोरेमिडिएशन। दो हमारे हो चुके हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड बायोरेमिडिएशन। थर्ड देखते हैं हम हमारे फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा? अब देखो भाई, मैंने बताया था तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हार्मफुल है तो कुछ बेनिफिट्स भी करते हैं हमें। तो अब हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे?
हमारे फूड प्रोडक्ट जो होंगे उनकी ग्रोथ को या स्पॉइलेज को उनका कोज बन सकते हैं। वो उनको फूड को स्पॉइलेज में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यूज हो जाते हैं। जैसे हमारा फूड खराब हो गया तो यही सब में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है क्या एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में यही सब देखेंगे कि कैसे उन सबको मतलब फूड की सेफ्टी को कैसे मेंटेन करे, फूड की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करे, या फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जो होती हैं उसको कैसे इंप्रूव करे। वही सब हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी में होता है कि जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए 1885 में पास्चर ने डिस्क्राइब की थी फर्मेंटेशन टेक्निक। पास्चर डिस्क्राइब फर्मेंटेशन टेक्निक इन 1885 फूड माइक्रोबायोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो किस लिए? ये फूड क्वालिटी को, फूड सेफ्टी को, फूड की प्रिजर्वेशन टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए हम हेल्प करते हैं। वो सब आएंगे हमारे किसमें? फूड माइक्रोबायोलॉजी में। अब देखते हैं फोर्थ, मेडिसिन। तो मेडिसिन में क्या स्कोप है? अब तक हम 3 देख चुके हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोरेमिडिएशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी। अब देखते हैं मेडिसिन। तो कुछ डिसीजेस, जैसे हमारी कुछ डिसीजेस को समझने में मेडिसिन में क्या यूज करेंगे कि जैसे कोई डिसीज है वो किस वजह से हुई है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसके कॉजेस और उसके ट्रीटमेंट को हम समझने में हेल्प करते हैं। वो सब आता है हमारा किसमें? स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें? मेडिसिन में। जैसे जितनी भी डिसीज हमारी हुई हैं तो उनको अगर हम उनका ट्रीटमेंट पता होगा, हमें उनका कोज पता होगा, तो हम उससे क्या डेवलप कर सकते हैं? हम उनसे डेवलप करते हैं एंटीबायोटिक डेवलप कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट को हम इसमें डेवलप कर सकते हैं अगर हमें कोज और ट्रीटमेंट पता है। तो यही सब हमारा किसमें आएगा? मेडिसिन में आएगा। जैसे कि हमारी विटामिन के होता है वो हमारा रिक्वायर होता है किसके लिए? विटामिन के हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर होता है। और हमारा जीन थेरेपी होती है हमारी, वो ट्रीटमेंट होती है हमारी, जीन थेरेपी रिक्वायर होती है ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। तो यही सब हमारे किस में आते हैं? हमारे मेडिसिन में आते हैं। लास्ट जैसे वैक्सीन और इम्यूनोलॉजी में, अब भाई वैक्सीन है, वैक्सीन कैसे डेवलप होगी? अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, वो मतलब हमें हुई है, हमें उसके बचाव के लिए अगर हमें पैथोजन ही नहीं पता होगा तो हम वैक्सीन नहीं बना पाएंगे। तो इसमें यही आता है माइक्रोबायोलॉजी में, वैक्सीन और इम्यूनोलॉजी में, कि इसमें हम वैक्सीन का डेवलपमेंट करते हैं। पहले हम पैथोजन का पता लगाते हैं, आफ्टर जब हमें पैथोजन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम वैक्सीन बना सकते हैं। तो फिर वो हमें इन्फेक्शन डिसीज से बचाव में हमें हेल्प करती है। तो इम्यूनोलॉजी में जैसे हमारी कुछ डिसीजेज आ गई, ऑटो इम्यून डिसीजेज आ गई और हमारी एलर्जिक डिसीजेज आ गई। तो यही सब हम इसमें अंडरस्टैंडिंग करते हैं जिससे हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी हो पाए। बस यही सब होता है हमारा स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। ये आ गए हमारे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, बायोरेमिडिएशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड इम्यूनोलॉजी। तो अब हम देखते हैं प्रोफेशनल रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। सो अब हम प्रोफेशन देखते हैं क्या क्या होते हैं। स्कोप तो हम सब देख ही चुके हैं। सो जो कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो फोकस करते हैं किस पे? सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप पे, या मतलब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे कुछ जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं वो फोकस करते हैं। जैसे बैक्टीरियोलॉजिस्ट हुआ तो वो किस पे फोकस करेगा? सिर्फ बैक्टीरिया पे। बैक्टीरियोलॉजिस्ट फोकस करेगा ऑन बैक्टीरिया। जैसे वायरोलॉजिस्ट होगा वो फोकस करेगा ओनली ऑन वायरस। इम्यूनोलॉजिस्ट जो होगा वो हमारा फोकस करेगा किस पे? इम्यूनिटी पे, या कुछ भी डिसीजेस हो रही हैं। और हमारा जैसे माइकोलॉजिस्ट होगा तो माइकोलॉजिस्ट हमारा फोकस करेगा किस पे? फंगाई पे। और हमारा जो फाइकोलॉजिस्ट होगा वो हमारा एल्गी पे। प्रोटोजोलॉजिस्ट होगा वो हमारा प्रोटोजोअन्स पे। एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा माइकोलॉजिस्ट होता है, जो माइको वर्ड होता है MYCO, माइको वर्ड होता है, वो ऑलवेज हमारा हमेशा किसके लिए यूज होता है? हमारा फंगाई के लिए हमारा यूज होता है क्या? माइको वर्ड। और जो हमारा फाइको वर्ड होता है, हमारा फाइको वर्ड होता है वो हमारा यूज होता है किसके लिए? एल्गी के लिए। तो कहीं भी ये वर्ड आए, आगे काफी आएंगे ये वर्ड हमारे, तो ये ध्यान रखना, फाइको हमारा हमेशा एल्गी के लिए यूज होगा और माइको वर्ड हमारा फंगी के लिए यूज होगा। तो कुछ यही प्रोफेशन है, जैसे मैंने स्कोप बताया ऐसे ही बस उसमें प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, माइकोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर है, फूड टेक्नोलॉजी है और कॉस्मेटिक साइंटिस्ट है। तो चलिए देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट।
माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या कर सकता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारा मतलब स्टडी करेगा स्ट्रक्चर की, किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप की फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखेगा, उसके स्ट्रक्चर को उसकी स्टडी करेगा, या अगार कल्चर, या कितनी भी इन्वायरमेंट, एजुकेशन, मतलब फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल होंगी, उनकी सब स्टडी जो होंगी वो किसके अंदर आती है? हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अंदर। अब देखते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट के अंदर। जो इम्यूनोलॉजिस्ट होगा वो मतलब स्पेशलाइज क्या करेगा? वो कैरिंग करेगा एलर्जी ऑन अदर इम्यून रिस्पॉन्सिव डिसऑर्डर। सो बेसिकली जो इम्यूनोलॉजिस्ट होगा वो डील करेगा किसके साथ? ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज विच इम्पैक्ट अवर इम्यूनिटी सिस्टम। जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, इम्यूनोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करेगा। जो एलर्जी कैरी कर रही है या कोई ऐसी डिसीज है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक कर रही है, तो इम्यूनोलॉजिस्ट जो है सिर्फ उसकी स्पेसिफिक सिर्फ उसी की स्टडी करेगा। तो जो हमारा माइकोलॉजिस्ट होगा, माइकोलॉजिस्ट किसकी? मैंने बताया माइको वर्ड हमारा फंगी के लिए यूज होगा, तो माइकोलॉजिस्ट जो स्टडी करेगा किसकी? डिफरेंट काइंड ऑफ फंगी की, कि जो फंगी हमारी इन्वॉल्व हो रही है उसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है फंगी का, वो हेल्दी पर्सन में जब पेशेंट में हो रही है तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किसमें पॉजिटिव हो रहा है और किसमें नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, यही सब हमारा किसके अंदर आता है? माइकोलॉजिस्ट के अंदर। यही सब हमारा कौन करेगा? माइकोलॉजिस्ट। अब आता है हमारा प्रोफेसर। प्रोफेसर तो आप सबको पता ही है कि तुम माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हो, या किसी भी माइक्रोबायोलॉजी का मतलब कोई स्पेशल, किसी में तुमने माइक्रोबायोलॉजी अगर तुमने स्पेशलाइजेशन किया है तो तुम किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए प्रोफेसर बन सकते हो, या माइक्रोबायोलॉजी के कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ा सकते हो। प्रोफेसर और लेक्चरार दोनों हम बन सकते हैं, प्रोफेसर और लेक्चरार। तो ये मैंने तुम्हें अब देखते हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या करेगा? फूड की सेफ्टी को, कि जो हमारा मार्केट में फूड है, पैकेट्स वाले फूड है, क्या उनका मतलब उनकी सेफ्टी के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए कि वो खराब तो नहीं है, यही सब उसकी टेस्टिंग करता है, उसकी क्वालिटी के एक्सपेरिमेंट करता है। वो सब आते हैं हमारे किसमें? फूड टेक्नोलॉजिस्ट में। अब आता है हमारा लास्ट, कॉस्मेटिक साइंटिस्ट। तो जो हमारे ये होंगे कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, वो देखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को। जो हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं हमारे स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, वो हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं है, उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, तो यही सब जो टेस्ट करता है हमारा कौन करता है? कॉस्मेटिक साइंटिस्ट के अंदर हमारे यही सब आते हैं। यही सब प्रोफेशंस हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक साइंटिस्ट, माइकोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और लेक्चरर और फूड टेक्नोलॉजिस्ट, यही सब आते हैं। तो बस इतना ही था स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में और प्रोफेशन रिलेटेड तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी में। सो आज स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और प्रोफेशन रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। सो आई होप तुम सबको समझ आया होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है पीडीएफ के लिए, और स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट के लिए 30% ऑफ है। सो थैंक यू।